हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, क्लास 8th की जो आपकी हिस्ट्री है उसका चैप्टर 5 आज का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो करवाए जाएंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। चलिए अब बात करते हैं। एक टॉपिक यहाँ लिखा है, नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, लोग किस तरीके से उनका विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो एक में उस पर सहायक संधि और 56 में कब्जे में लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चला, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया, बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी को अर्थात किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इस कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी और ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1825 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है
तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए स्रोत 1 और 2 आपको पढ़ना है। चलिए, ये कुछ चीज़ें बताई गई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे इसके बाद क्या है। चलिए आगे, ये मेरठ का चित्र है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते और उनके घरों में घुस जाते और इमारतों में आग लगा देते, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो दी गई हैं आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दोनों पढ़ के समझा देता हूँ। चलिए आगे इसमें बात आ रही है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। अब आपसे पूछ सकता है माझा प्रवास किसकी पुस्तक है? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाही से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। आइए इस पर चर्चा करते हैं। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण के एक अंश, आप इसको पढ़ लीजिएगा संस्मरण। चलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरों लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे। जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार अपने आप खत्म हो जाएगी और मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ये सीताराम पांडे वाले उसी में से है। चलिए, सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे ही सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया? यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे।
इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत में उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासक के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुए बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू हुए सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। चलिए, मेरठ से दिल्ली तक चित्र है। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया, ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। आपको इमेज दिखाया गया है। 8 अप्रैल 1857 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल था कि अंग्रेज़ के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को आधी रात घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ, फिरंगी का मतलब होता है विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है, करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये हैं बहादुर शाह जफर। लेकिन सिपाही भी अड़े थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैली। नाना साहेब का चित्र है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछता है लखनऊ का कौन हटाया गया था? वाजिद अली शाह। उनके बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत
महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के साथ सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर में अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। ज़मींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती थी। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में भी अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा लेते रहे। वीर कुंवर सिंह, जो कभी अंग्रेज़ों से पराजित ना होने वाला योद्धा। आगे बात करते हैं। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते, उसका ये दिखाया गया है। शुरू में अंग्रेजी सेना को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 की अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इसकी कतार 7 मील लंबे थे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। याद रखिएगा 1858 में। इसी जेल में नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ को अगले 2 सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिलता था, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था, उसने कहा कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की, वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने अहम बदलाव किए। पहला क्या बदलाव किया देखते हैं। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप
में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल या भारत परिषद कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब आइए आगे देखते हैं क्या है दूसरा। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिख, पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह इन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। छठा है भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। विद्रोह के आपको प्रमुख केंद्र लाल डैश से दिखाए गए हैं, जो अन्य केंद्र हैं वो आपको ब्लैक से दिखाए गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा, मैप है आपका, ठीक है। अब आपको एक केस स्टडी दी गई है, ये केस स्टडी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि केस स्टडी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही जल्द प्यारे साथियों आपको इसकी महामैराथन क्लास दी जाएगी। प्यारे साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।